अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू। विमला अपने दो बेटों सोहन और रोहन के साथ रहती थी। हाल ही में सोहन की शादी शकुंतला नाम की एक गांव की लड़की से हुई थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वह दिखने में भी सुंदर नहीं थी, इसलिए विमला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और कुछ ही दिनों में विमला रोहन की शादी एक अमीर घर की लड़की जिसका नाम प्रिया था उससे वह करवा देती है। विमला अपनी बहुओं और अपने बेटों के साथ रहने लगती है, लेकिन विमला शकुंतला से ही सारा काम करवाती, प्रिया को एक भी काम नहीं करने देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, शकुंतला को ही सारा काम करना पड़ता और कुछ ही दिनों में बारिश का समय आ जाता है और उनके शहर में बहुत बारिश होने लगती है। इसलिए प्रिया अपनी सास विमला से कहती है, अरे माँ जी, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, शकुंतला से कहकर कुछ अच्छा क्यों नहीं बनवा देती। इस मौसम में तो कुछ अच्छा खाने का बहुत मन कर रहा है, पकोड़े और चाय ही बनवा दो। हाँ प्रिया बहू, तू सही कह रही है, इस मौसम में तो मेरा भी बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं अभी ही शकुंतला को बुलाती हूँ और उसे कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी इधर आ, पता नहीं कहाँ आराम करने लगती है, अब इतने सारे काम पड़े हुए हैं, क्या मेरी प्यारी बहू प्रिया करेगी। बेचारे वो कितनी नाजुक है और कितनी सुंदर, भला तो जैसे शरीर पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अपनी सास की बात सुनकर शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और विमला से कहती है, माँ जी क्या हुआ, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी बहू को कुछ खाने का मन कर रहा है, इसलिए तो बाहर जा और कुछ खाने के लिए कुछ सामान बाहर से ले आ। घर पे तो पकौड़े और चाय बना देना, इसलिए घर में तो सामान होगा नहीं, कितने दिनों से बारिश जो हो रही है, इसलिए तो अभी जा और जाके सामान ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश बहुत तेज हो रही है और कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अरे तो उसकी चिंता क्यों कर रही है, अगर तो गिर भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है किसी को इस घर में, तो इस घर में किसी काम की नहीं है। अब तो यहाँ से जाओ, जाके सामान ले आ, माँ जी भी खाएंगी, उन्हें भी भूख लगी है और मुझे तो उनसे भी ज्यादा, इसलिए तो अभी जा। उसके बाद शकुंतला छाता लेके बाहर जाती है, लेकिन बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से उसका छाता टूट जाता है। तब शकुंतला कहती है, पता नहीं मेरी क्या किस्मत है, एक तो इतनी बारिश में मुझे सामान लेने जाना पड़ रहा है और ऊपर से ये छाता भी टूट गया, अब मुझे भीगते ही जाना पड़ेगा। उसके बाद शकुंतला भीगते हुए सारा सामान लेकर आ जाती है और विमला और प्रिया के लिए खाना तैयार कर देती है, जिसके बाद वह घर के कामों में लग जाती है। और दूसरी तरफ विमला और प्रिया बहुत मजे से पकोड़े और चाय का मजा लेती हैं। वह आपस में बातें भी करती हैं, लेकिन शकुंतला को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह शाम के वक्त सो जाती है। जब विमला शकुंतला के पास आती है, तब विमला उससे कहती है, अरे बहू, शाम का वक्त है, क्या तुझे खाना नहीं बनाना है, तो यहाँ पर लेटी हुई क्यों है, जा जल्दी जाकर खाना बना। माँ जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, इसलिए आप प्रिया को कह दीजिए, मैं खाना बना देगी। अरे ये तो क्या कह रही है, वो बेचारी क्या काम कर पाएगी, वो तो बहुत नाजुक है, आखिर उसे कोई काम भी नहीं आता है, इसलिए तो उठ और जाकर खाना बना। तभी सोहन भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को ऐसा बोलते हुए वह कहता है, माँ जी, शकुंतला कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है, तो आप मान क्यों नहीं रही, आप प्रिया को ही कह दीजिए, वही खाना बना देगी आज, वैसे भी रोज शकुंतला ही बनाती है, एक दिन प्रिया बना देगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब तो भी इसकी तरफ से बोलने लगा है, पता नहीं इस काली बदसूरत ने इस पे क्या जादू कर दिया है, ये गाँव की लड़की है, जरूर इसे कोई जोर टोक तो आता ही होगा, इसने मेरे बेटे को बस में कर लिया है। अब मैं तुम दोनों को ही अपने घर में नहीं रखूंगी, इसलिए अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आपको मेरी वजह से इस घर में से हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ।
नहीं शकुंतला, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने देखा है तुम्हारे इस घर में कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें इस घर में सब नौकरानी की तरह रखते हैं। तुम गांव की हो और तुम गरीब हो, इसलिए इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और वो प्रिया अमीर है, इसलिए सब उसको पूछते ही रहते हैं। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलो हम तुम्हारे गांव में ही रहेंगे। उसके बाद शकुंतला और सोहन उस घर में से निकल जाते हैं और शकुंतला के गांव के छोटे से घर में रहने लगते हैं। जिसके बाद सोहन छोटे से खेत पर खेती करके वहाँ पर सब्जियां बेचने लगता है। उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है, जिसकी वजह से वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और दूसरी तरफ शकुंतला के जाने के बाद प्रिया अपनी सास विमला से घर का सारा काम करवाने लगती है। प्रिया एक भी काम खुद से नहीं करती है और शकुंतला को ही सारा काम करना पड़ता है। और एक दिन प्रिया विमला से कहती है, अरे बुढ़िया, तूने अभी तक चाय नहीं बनाई? इतना समय हो गया है, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा। बता मेरे शरीर पे क्या असर पड़ेगा? तू तो बुढ़िया हो चुकी है, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्दी जाओ और मेरे लिए चाय बना के ला, वरना मैं तेरी फिर से धुलाई कर दूंगी। ये सब सुनकर विमला कहती है, इससे अच्छा तो ये था कि मेरी शकुंतला बहू थी। वह घर का सारा काम भी करती थी और मुझे कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और मेरी सारी बात मानती और मेरी सेवा भी करती। लेकिन तो जैसी बहू तो होनी ही नहीं चाहिए किसी के घर में। तूने तो मुझे नौकरानी ही बना के रख दिया है। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। जा और जाकर चाय बना कर ला, नहीं तो मैं तुझे भी मारना शुरू कर दूंगी। यह सुनकर विमला डर जाती है और चुपचाप चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया न्यूज में सुनती है कि शहर में बाढ़ आ चुकी है। यह सुनकर प्रिया डर जाती है और वह सोचती है, अरे शहर में तो बाढ़ आ चुकी है। मैं अभी रोहन को फोन करती हूँ और मैं जल्दी इस शहर से निकल जाती हूँ, नहीं तो हम यहीं डूब जाएंगे और हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। प्रिया यह सब सोचकर रोहन और अपने लिए बाहर की टिकट बनवा लेती है और अगले दिन वह शहर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वह विमला को साथ नहीं ले जाती है और ऐसे ही विमला उदास होकर अपने दिन काटने लगती है। और कुछ ही दिनों में विमला के घर में बाढ़ का पानी घुस जाता है, जिसमें विमला डूबने लगती है। जब ये बात सोहन को पता चलती है तो वह चिंतित हो जाता है और अपनी पत्नी शकुंतला से कहता है, अरे शकुंतला, मुझे पता चला है शहर में बाढ़ आ चुकी है और हमारे घर में भी पानी घुस गया होगा। इसलिए मैं कल ही नाव लेकर शहर जाऊंगा और अपनी माँ और पूरे परिवार को बचाकर इस गांव में ले आऊंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम कल ही नाव लेकर शहर जाना और सबको सुरक्षित यहाँ पर लेकर आ जाना। उसके बाद अगले दिन सोहन नाव लेकर शहर जाता है। सोहन को कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है और दूसरी तरफ सोहन की माँ विमला डूबने लगती है और वह कहती है, पता नहीं मेरी कैसी किस्मत फूटी थी जो मैंने प्रिया पर भरोसा कर लिया और अपनी सोने जैसी बहू शकुंतला को इस घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे रोहन को भी मुझ पे तरस नहीं आया और वो भी पैसों की लालच में मुझे छोड़कर चला गया। ये कहकर विमला रोने लगती है कि तभी सोहन वहाँ पर अपनी नाव लेकर आ जाता है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है और विमला उस नाव पर बैठ जाती है और वह कुछ दिनों में सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाते हैं। जिसके बाद विमला अपनी गलतियों की माफी मांगती है और शकुंतला उन्हें माफ भी कर देती है। उसके बाद विमला सारी बात अपनी बहू और अपने बेटे को बताती है, जिसे सुनकर उन दोनों को भी दुख होता है। लेकिन फिर भी वह दोनों विमला को अपना सहयोग देते हैं और उनके साथ विमला वहाँ पर रहने लगती है। विमला को अब कोई काम नहीं करना पड़ता था और वह खुशी खुशी अपनी बहू और अपने बेटे के साथ रहने लगती है।
काली बहन की किस्मत। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया अपनी पत्नी सुशीला और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। हरिया की पहली बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम सुंदरी रखा गया था, और उसकी दूसरी बेटी बहुत काली थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया था। हरिया और सुशीला अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह दिखने में अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से उनकी कई बार बेइज्जती भी हो जाती थी, इसलिए उसे कहीं भी ले जाना भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उसको ले जाते थे। सुंदरी को हर चीज दिलाते और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा भी करते। हरिया और सुशीला सिर्फ सुंदरी की बात मानते और अंजलि की एक भी बात नहीं सुनते, उसे घर की नौकरानी बनाकर रखते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी, सुंदरी और भी सुंदर हो चुकी थी, लेकिन अंजलि बस सूरत की बदसूरत ही रह गई थी। लेकिन उसके बाल बहुत अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से सुंदरी उससे जलने लगी थी और कई लोग अंजलि के बालों की तारीफ भी करते थे, इसलिए सुंदरी अंजलि से और भी ज्यादा जलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी अपने आप से बातें करती है और कहती है, मैं इस काली लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाल अच्छे हैं तो क्या, हर जगह अपनी ही तारीफ करवाएगी। मैं इसके बाल ही हटा दूंगी और उसे गंजी बना दूंगी, फिर देखती हूँ इसकी तारीफ कौन करता है, फिर तो लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। ये सोचकर सुंदरी दुकान पर जाती है और बाल झड़ने वाली दवाई ले आती है और अंजलि के शैम्पू में मिला देती है। जब अंजलि उस शैम्पू से अपने बाल धोती है तो सारे बाल उसके झड़ जाते हैं और वह टकली हो जाती है, जिसकी वजह से वह और भी बदसूरत दिखने लगी थी। यह देखकर उसकी माँ सुशीला कहती है, अरे इस कलूणी ने तो हमारी नाक कटा रखी है, ऐसी बेटी तो पैदा करना ही दुश्वार है। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गई। एक ही तो इसके अंदर अच्छाई थी, वो भी इसके बाल, और इसने ये भी गायब कर लिए हैं। अब इसकी काली बदसूरत शक्ल देखकर और इसके बेकार से बाल देखकर कौन इससे शादी करेगा। अब तो हमारे सर पर ये बोझ बन गई है, अब मैं इसका क्या करूँ। अब तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, जा यहाँ से। ये सब बातें सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, ये हमारे घर में कलंक है, कलंक। आखिर हमारे घर में सब सुंदर सुंदर लोग हैं, लेकिन पता नहीं ये काली और टकली कहाँ से आ गई हमारे घर में। इसे तो घर से ही निकाल देना चाहिए। अरे मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती, आखिर ये हमारे घर का कुछ तो काम करती है, नहीं तो हमें किसी नौकरानी को ही रखना पड़ेगा। ये रहेगी तो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर ही लेती है। ये सब सुनकर अंजलि कहती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है, मेरी इसमें क्या गलती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाल कैसे सारे झड़ गए। मुझे कौन सा शौक है अपने बाल झड़वाने का। मैं अब तेरी और भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, अब तो यहाँ से जा और घर का काम कर। उसके बाद अंजलि उदास होकर घर का सारा काम करने लगती है। अंजलि हर दिन ऐसे ही अपने घर में डांट सुना करती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके माता पिता ही उसके रंग के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। यह सब देखकर अंजलि बहुत उदास हो जाती थी और आज तो हद ही हो गई थी। इसलिए अंजलि रोते हुए अपने कमरे में बैठकर कहती है, मैं अब इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाऊंगी। आखिर इस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है, बस इन्हें इस घर में एक नौकरानी चाहिए, इसलिए मुझे इस घर में रख रखा है, नहीं तो मुझे कब का इस घर से निकाल देते। आखिर मैं क्या करूं? मैं इस घर में भी रहना पसंद नहीं करती हूँ। अब मेरा भी मन भर गया है इन लोगों की बातें सुन सुन कर। आखिर काली होना क्या बुरी बात है? ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कभी काली और कभी गोरी हो जाएं। ये मेरे परिवार को क्यों नहीं समझ आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब हर जगह सुंदरी की ही तारीफ होने लगती है। अब सुंदरी और अंजलि बड़ी हो चुकी थी, इसलिए हरिया सुंदरी के लिए लड़का ढूंढने लगता है।
और एक दिन सुंदरी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले तुरंत ही सुंदरी को पसंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि वहाँ पर आती है, उसे देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? इतनी काली और बदसूरत, ऊपर से इसका बाल भी नहीं है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी है। आज पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ। लेकिन आपके घर में इतने सुंदर सुंदर लोगों के बीच में ये काली और टकली कहाँ से आ गई? कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं? तभी हरिया कहता है, अरे बहन जी, ये हमारी बेटी ही है, लेकिन पता नहीं हमारे घर में कैसे पैदा हो गई। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, ये अब हमारे घर की नौकरानी बन गई है। अरे भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर आपके घर में ऐसी काली और बदसूरत लड़की है तो जरूर इस सुंदरी पे भी इसका असर जरूर पड़ेगा कभी न कभी। इसलिए हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। आपके घर में इतने काले लोग भी हैं, आपने कहीं बताया भी नहीं, और ऊपर से टकली, मैं तो इसे देखना भी पसंद नहीं कर रही हूँ। अगर यह रिश्ता पक्का हो गया तो कभी हम आपके घर में आएंगे तो इसी की शक्ल देखनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुशीला, हरिया और सुंदरी सभी अंजलि पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सभी उसे बहुत मारते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। और उसके बाद सुशीला कहती है, देख कलमुही और टकली, अब तू हमारे घर में से निकल जा। अब मैं तुझे अपने घर में नौकरानी बना के भी नहीं रखना चाहती हूँ। तुझ जैसी नौकरानी के भी पता नहीं कितने नुकसान हैं। अगर मैं तुझे और भी इस घर में रखूंगी तो पता नहीं हमारी सुंदरी की शादी कब होगी। आखिर इसमें क्या कमी है? इतनी सुंदर है, ऊपर से इतने सुंदर बाल, लेकिन तुझ जैसी लड़की में तो कोई खासियत नहीं है। इसलिए अब तू इस घर में से निकल जा। तू हमारे लिए बोझ बन गई है, इसलिए तू अपनी शक्ल मत दिखा। ये कहकर सब उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद अंजलि बहुत रोती है और उदास होकर वह बस चलती ही जाती है। वह कई देर बाद अपने आप को एक जंगल में पाती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी वहाँ से एक लकड़हारा गुजर रहा होता है। अंजलि को उदास देखकर और परेशान देखकर वह अंजलि के पास आता है और उससे पूछता है, अरे बेटी, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? तुम्हें तो मैंने इस जगह पर पहली बार देखा है। लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर तक जरूर छोड़ दूंगा। मैं यहीं पर ही काम करता रहता हूँ और पास में ही मेरी कुटिया भी है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर छोड़ दूंगा। तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो। यह सब सुनकर अंजलि कहती है, नहीं, मुझे मेरे घर नहीं जाना है। मुझे मेरे घर वालों ने खुद मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। आखिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी? अब मैं जाऊँगी भी तो क्या मुझे इस घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। इसलिए मुझे अब यहीं रहना है। अब मैं यहीं कहीं रह लूँगी, नहीं तो अब मैं इस दुनिया में ही रहना नहीं चाहती हूँ। अब मैं कहीं यहाँ पर जान अपनी दे दूँगी। मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहती हूँ। ये दुनिया बहुत बेकार है। यहाँ पर लोग बस काले और गोरों में फर्क करके ही लोगों से बात करते हैं। मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद क्या पता कर दूँ। उसके बाद अंजलि उस लकड़हारे को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उस लकड़हारे को बहुत दुख होता है और वह लकड़हारा कहता है, देखो बेटी, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो तुम मेरे घर चलो। तुम मेरे साथ रहना। वहाँ पर तुम्हें काले और गोरे में कोई भी भेदभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले ही रहता हूँ। तो वहाँ पर मेरे साथ रह लेना और मैं तुम्हारे सुंदर बाल भी ला दूंगा और तुम्हें गोरा भी बना दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अंजलि उस लकड़हारे की बात मान लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वह लकड़हारा कई जड़ी बूटियों और कई घरेलू नुस्खे आजमाता है, जिसकी वजह से अंजलि कुछ ही महीनों में गोरी और बहुत सुंदर हो जाती है और उसके बहुत अच्छे काले घने बाल भी आ जाते हैं। ऐसे बाल और ऐसी सुंदरता आज तक किसी की भी नहीं होती है जैसी सुंदरता अंजलि की हो जाती है। अगर उसे कोई भी देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं थकता।
दूसरी तरफ सुंदरी अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है और उसकी अब तो शादी भी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने माता पिता को मार के सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सुशीला और हरिया घर के नौकर बन के रहने लगे थे। दूसरी तरफ अंजलि को अपने माता पिता और अपनी बहन की बहुत याद आने लगती है। वह लकड़हारे से बात करके अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब वह घर पहुंचती है तो सुंदरी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मार रही होती है, जिसे देखकर अंजलि कहती है, अरे अंजलि, तुम माता पिता को ऐसे क्यों मार रही हो? अंजलि की बात सुनकर सुंदरी रुक जाती है और अंजलि को देखने लगती है, लेकिन सुंदरी अंजलि को पहचान नहीं पाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम हमारे घर में कैसे आई? और तुम हमारे घर के मसलों में दखल मत दो, नहीं तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होगा। सुंदरी, मैं अंजलि हूँ, तुम्हें माता पिता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। सुशीला और हरिया अपनी बेटी को अपनी तरफ से लड़ता हुआ देखकर उन्हें अपनी गलतियों का अफसोस होने लगता है और सुशीला अपनी बेटी अंजलि से कहती है, बेटी अंजलि, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो जैसी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और इस करमजली को अपने घर में रख लिया। तुझे पता नहीं है तेरे पीछे हमारे साथ उसने कितना बुरा व्यवहार किया है। अब तू आ गई है तो सारी जायदाद मैं तुझे ही दूंगी, मैं इसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तभी सुंदरी कहती है, पहले तो ये बता कि तू इतनी सुंदर कैसे हो गई, मुझे तेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अंजलि सारी बात बता देती है, जिसके बाद सुंदरी अपने मन में कहती है, सबसे पहले मुझे जाके सुंदर होना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये जायदाद तो ले ही लूंगी। और यह कहकर सुंदरी वहाँ से लकड़हारे के पास जाती है और उसे सुंदर होने की बात कहती है, जिसके बाद वह लकड़हारा उसे भी कई जड़ी बूटियाँ देता है, जिसे वह अपने चेहरे पर लगाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह और भी काली और बदसूरत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुंदरी को अपनी शक्ल देखने में भी बहुत बुरा लग रहा था और वह लकड़हारे से कहती है, अरे लकड़हारे, तूने मेरे साथ क्या किया? मैं इतनी सुंदर थी, लेकिन तूने तो मुझे हद से ज्यादा बदसूरत बना दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे सुंदरी, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, ये कोई जादू की क्रीम नहीं है कि तुम लगाते ही सुंदर हो जाओगी। तुम्हारी बहन बहुत नेक और अच्छी थी, इसलिए उस पे इस दवाई का असर हुआ, लेकिन तुम तो जितनी सुंदर थी उतनी ही मन में काली और बदसूरत थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। अब तुम मेरे घर में से निकल जाओ, अब मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहता हूँ। एक तो मैंने तुम्हारी मदद करी और ऊपर से तुम मुझ पे ही चिल्ला रही हो। उसके बाद सुंदरी वहाँ से उदास होकर अपनी शक्ल छुपाते हुए अपने घर पहुँचती है और अंजलि से माफी मांगने लगती है। अंजलि सारी बात समझ जाती है और कहती है, अरे सुंदरी, तुम ऐसा मत कहो, कोई बात नहीं, काली और गोरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ बराबर के हिस्सेदार हो, अब तुम मेरे साथ ही रहो, कोई तुम्हें काली नहीं कहेगा। सुशीला और हरिया भी अपनी बेटी सुंदरी का साथ देते हैं और उस दिन से वह दोनों किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं और अंजलि अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगती है।